सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आई होप लास्ट लेक्चर आपने देख लिया होगा। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी कंडक्टर में जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना, और जो करंट कैरी किए हुआ है उस पर फोर्स कैसा लगता है, आज इसकी बात करेंगे। तो देखते रहिएगा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। इस डायग्राम को समझ के हम स्टार्ट करेंगे अपने पॉइंट को। ठीक, ये डायग्राम आपको सब बता देगा। मेरी बात सुनना ध्यान से। ये तो आपको पता ही है कि जब कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उसके चारों तरफ, है ना। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था और शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है ना। और मेरी बात सुनना, अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को, अब मान लो जो भी हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, अगर हम इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, मतलब एक ऐसी जगह पर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही थी और वहाँ पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, तो उसकी वजह से पता क्या होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होगा ना। क्यों? एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, याद आया। और एक एक्सटर्नल मैग्नेट उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, है ना। और उसी इंटरेक्शन की वजह से, ध्यान से सुनना, उसी इंटरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और करंट के इंटरेक्शन की वजह से कंडक्टर पर फोर्स लगने लगेगा। कंडक्टर पे क्या लगने लगेगा? फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, अब तुमको और समझाते हैं। जो बात मैंने बोली उसको अच्छे से समझो, ध्यान से देखो, ध्यान सुनना। देखो बेटा, ये मैंने एक रॉड ली है पी क्यू, है ना। ये मैंने एक रॉड ली पी क्यू, जो मैं हाईलाइट करूँ बस उस पर ध्यान देना भी, ठीक। और इसको मैंने अटैच किया है दो स्प्रिंग से, इस रॉड को मैंने अटैच किया है दो स्प्रिंग से, ठीक। फिर यहाँ पर हमने हॉर्स शू मैग्नेट लिया है, ये देखो यहाँ पर हमने हॉर्स शू मैग्नेट लिया है। कैसे लिया है? ऐसे लिया है कि जो रॉड है ना, सुनो ध्यान से, ऐसे लिया है कि जो रॉड है वो इसके बीच में आ जाए। ये देखो, ये जो रॉड है उसके बीच में, हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में, और नॉर्थ पोल उसका साउथ पोल स्प्रिंग से कनेक्टेड है, कुछ ऐसे, ठीक है। बात समझ में? अब सुनो, इस रॉड से, ये देखो, इस रॉड से हमने वायर निकाला है और उसको बैटरी से कनेक्ट किया। इस रॉड से हमने वायर निकाला और इस बैटरी में कनेक्ट किया। इसका मतलब तुम समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर स्विच क्लोज कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे, तो फिर यहाँ करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। चलो इस एक्टिविटी को, इस टॉपिक को अच्छे समझ लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता अपने आप में। देखो आराम से देखना बेटा, ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भी है और समझ में तुम्हें आएगी तभी जब तुम्हारा ध्यान होगा यहीं। अब सुनना मेरी बात। अगर बेटा मेरा करंट, सुनो, अगर मेरा करंट फ्लो किया ना तो करंट ऐसे फ्लो करेगा मेरा, देखो ये देखो कुछ ऐसे, ये मेरा करंट फ्लो करेगा ऐसे। अगर मेरा करंट फ्लो किया इस रॉड में तो रॉड पुल होगी डाउनवर्ड। ये करंट फ्लो करके जा रहा है, सुनो, ये करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है ऐसे, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे निकल के देखो। जब मेरा ये करंट फ्लो करेगा ना तो ये जो रॉड होगी हमारी, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचेगी और स्प्रिंग होंगी स्ट्रेच। ये जो रॉड है, ये रॉड, ये नीचे की तरफ स्ट्रेच होगी, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ये नीचे की तरफ रॉड, मैं लिख देता हूँ, रॉड होगी क्या, स्ट्रेच होगी। रॉड मेरी स्ट्रेच होगी, ठीक है। स्ट्रेच होगी किधर? किधर स्ट्रेच होगी? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ स्ट्रेच होगी रॉड। जब मेरा करंट ऐसे कुछ फ्लो कर रहा होगा, मेरा करंट फ्लो कर रहा है ना, मेरा करंट फ्लो किया, फ्लो करने के बाद ये मेरी रॉड नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेच हो गई। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अभी समझते रहना, सब चीज़ समझ में आएंगी। मेरी रॉड नीचे की तरफ स्ट्रेच होगी, ठीक है। स्ट्रेच क्यों होगी? क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हुए होंगे, रॉड थोड़ी स्ट्रेच होगी। रॉड तो नीचे की तरफ पुल होगी ना, नीचे की तरफ आएगी। और उस वो पुल कैसे होगी, डाउनवर्ड पुल कैसे होगी? क्योंकि ये जो स्प्रिंग होंगे ना, ये स्प्रिंग ये नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहे होंगे। आई बात समझ में? ठीक। अब सुनो, अब मेरी बात सुनना। अगर बेटा मैं इस मैग्नेट को, अगर मैं इस मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, हटा दूँ यहाँ से, अगर मैं इस मैग्नेट को रिमूव कर दूँ तो ये जो वायर था,
ये जो तुम्हारा वायर है ना, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। फिर से सुनो, अगर करंट फ्लो कर रहा होगा रॉड में, है ना, तो रॉड डाउनवर्ड की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, और ये जो स्प्रिंग्स होंगी ना, ये स्प्रिंग्स ये स्ट्रेच होती जाएंगी, खिंचाव आएगा इनके बीच में। और जैसे ही हम इस मैग्नेट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो पता क्या होगा, मैग्नेट को रिमूव करने से वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा वापस। समझे? वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। अच्छा, एक और बात बताओ, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात ये समझो, कलर चेंज ग्रीन ले लेते हैं। सुनो, दूसरी बात अब ये समझो कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दूं, मतलब इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा ना, फिर ऐसे। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, है ना, बाय इंटरचेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, मैं बैटरी के टर्मिनल को इंटरचेंज करूँगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा। तो इस बार पता क्या होगा, इस बार ये रॉड ऊपर की तरफ ऐसे, इस बार ये रॉड ऊपर की तरफ उठेगी, मतलब ऊपर की तरफ खिंचाव होगा इसमें, है ना। ये रॉड किधर जाएगी, ये ऊपर की तरफ भागेगी। जैसे मैंने करंट को चेंज किया, जो रॉड पहले नीचे की तरफ आ रही थी, डाउनवर्ड पुल लग रहा था, इस बार उसमें अपवर्ड पुल लगेगा, है ना। अब वो ऊपर की तरफ जाएगी, और ये जो स्प्रिंग थी, ये जो वायर थे स्प्रिंग के, जो वहाँ पर स्ट्रेच हो रहे थे, ये वायर्स, ये है ना, ये जो स्प्रिंग थी हमारी, जो वहाँ पर स्ट्रेच हो रही थी, यहाँ पता क्या होगा, यहाँ बताओ, यहाँ पर इनमें कंप्रेशन होगा, यहाँ पर ये कंप्रेस होंगी, ये कंप्रेस होंगी, ठीक है भाई। जब मेरी रॉड ऊपर की तरफ भागेगी, तो ये जो स्प्रिंग है ये और पिचकती जाएगी ना, तो इसमें कंप्रेशन लगेगा। आया समझ में? तो इस चीज़ से हम बता बेटा क्या बोल सकते हैं, ये दो तुम्हें जो मैंने चीज़ें बताई, इससे हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और इसी फोर्स को हम कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। इसी फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। देखो लिख दिया, अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस द फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आओ आगे तुम्हें और कुछ चीज़ें बतानी है, सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। 1820 के आसपास एम्पियर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एम्पियर ने किया 1820 में, और फिर उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाली। उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फोर्स जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक्ट करता है ना, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वो फैक्टर्स थे स्ट्रेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उन्हीं की कंक्लूज़न को हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और तो मैं लिख देता हूँ पॉइंट कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, वो डिपेंड्स करता है किस पे, डिपेंड्स ऑन वो किन बातों पे डिपेंड करता है, और ध्यान से सुनो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर कौन से है? पहली बात, हमारा मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब अगर मेरे करंट पावरफुल है, मैंने अपने करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का अमाउंट बढ़ा दिया, तो मेरा फोर्स बढ़ जाएगा। और अगर मैंने करंट कम कर दिया तो मेरा फोर्स कम हो जाएगा, समझे। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता है, ठीक है, और करंट कम करने से मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाता है। देखो इस डायग्राम को। अगर
यहाँ इस बैटरी से मेरा करंट अच्छा निकल रहा होगा, मतलब सुनो, अगर बहुत ज़्यादा करंट बैटरी निकाल रही होगी, बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल होगा ना, सुनो, मतलब जितना ज़्यादा यहाँ से करंट निकलेगा, तुम्हारा करंट मैक्सिमम होगा निकलने वाला है यहाँ से, तो सुनो उतना ही करंट यहाँ पर पहुँचेगा इस रॉड के पास, और ये उतना ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा ना, तो इस पर फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, ये समझाना चाहता हूँ। तो पहला तो हो गया, वो डिपेंड करता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरी बात, ये जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। मतलब अगर बेटा सुनो, अगर मेरे कंडक्टर की लेंथ बड़ी है ना, अगर मेरे कंडक्टर की लेंथ बड़ी है तो इसमें करंट ज़्यादा देर तक फ्लो करेगा, और करंट जितनी देर तक फ्लो करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट वो बना रहेगा। और अगर मेरे करंट की और कंडक्टर की लेंथ छोटी है तो यहाँ पर जो मेरा करंट होगा ना बहुत ही कम देर के लिए फ़्लो करेगा। तो इस वजह से ये फैक्टर्स हैं जो बताते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। लेंथ ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा, लेंथ कम होगी तो मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। आई बात समझ में? तो ये 2 पॉइंट्स हुए। अभी और आगे पॉइंट्स पे आते हैं। एक पॉइंट ये, एक सेकेंड, ये मेरा पहला पॉइंट है और ये मेरा है दूसरा पॉइंट। ठीक, अब आ गया। अब सुनना ध्यान से, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी रुको। ये जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के। अब मैंने बी बताया था तुम्हें क्या होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड के। पर सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी? एक्सटर्नल वाली, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी है ना, उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। आया सुनना? ओके, तो एक पॉइंट ये हो गया, और एक पॉइंट और आता है, सुनना ध्यान से। मान लो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी ऐसे कुछ, है ना, और ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा हुआ था, ऐसे, ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर कुछ ऐसे रखा हुआ था। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, अब करंट पास करता है, ठीक, तो फोर्स लगता है इस कंडक्टर पे, रिपल्शन होता है, मतलब अट्रैक्शन भी होता है रिपल्शन भी होता है। अब सुनो, उस अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण होता क्या पता है? अरे जो पीछे तुम्हें पढ़ाया मैंने उस चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये मेरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली यहाँ पे है, ठीक है, ये मेरी हो गई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरा रखा हुआ है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो इस पर फोर्स लगेगा ही ना, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा कंडक्टर। मतलब टिल्ट होने के बाद ये हो सकता है कि कुछ ऐसा बन जाए, ये कंडक्टर कुछ ऐसा टेढ़ा हो जाए, हो सकता है ना। तो ये देखा गया ऑब्जर्वेशन से कि ये किसी एंगल पे आके डाइवर्ज हो रहा था, ये किसी एंगल पे आके डाइवर्ज हो जाता था कुछ ऐसे, एक सेकेंड, कुछ ऐसे एंगल बना रहा था। देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसे एंगल बना रहा था, है ना ये। तो सुनो, इस एंगल पर भी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है, इस एंगल पर भी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। सुनो, फोर्स लगेगा तो ये जो मेरा कंडक्टर होगा ना बेटा, ये बार बार अपनी पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन चेंज करने की वजह से, पोजीशन चेंज करने की वजह से इसका एंगल बार बार बदलेगा, है ना। ये जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा ये बार बार बदलेगा, क्योंकि करंट कंडक्टर की पोजीशन चेंज होगी। तो इस बात पर भी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड होता है। मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो हमारा फोर्स होता है प्रोपोर्शनल, वो होता है साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब तो ये कंडक्टर था, अब ये जो एंगल बनाता है थीटा, और वो थीटा होता है साइन थीटा, ठीक। इस कंडक्टर मतलब ये फोर्स साइन थीटा पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके क्वेश्चन ज़्यादा तुमसे पूछे नहीं जाएंगे, एक बता दूंगा मैं साइन थीटा वाला, बस वही आता है घुमा फिरा के। अब सुनो, ये जितनी चीज़ें तुमने पढ़ी अगर मैं इनको मर्ज कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ एफ प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा, इसी पर डिपेंड कर रहा था, है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो आएगा यहाँ पे कांस्टेंट जिसको बोलते हैं के, तो एफ हो गया के आई बी एल
सॉरी, एफ इक्वल टू हो गया के आई बी एल साइन थीटा के, होगा ना, बिल्कुल है। एफ इक्वल्स टू हो गया के इंटू आई इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब सुनना, ये मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक, एफ बराबर के आई बी एल साइन थीटा। दूसरी बात ला ये सुनो, यहाँ पर ये जो के होता है ना, के, आराम से देखो, यहाँ पर ये जो के होता है के, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपने आप नहीं आई, एसआई सिस्टम में इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब अगर के 1 हो गया तो हम लिखेंगे एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। चमका? ये फॉर्मूला तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा, और ये फॉर्मूला कहाँ से है अब तुम्हें शायद समझ में आ गया होगा। एफ बराबर के इंटू आई इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा, ठीक, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर मेरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में कुछ परपेंडिकुलर है, जैसे तुमको भी बनाया के दिखाया था डायग्राम, ये मेरा कंडक्टर कुछ ऐसे रखा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है ना, तो ये साइन 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसा एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर है कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो पता क्या होगा, तो हम वहाँ पे लिखेंगे, है ना, तो वहाँ पे लिखेंगे एफ इक्वल्स टू आई बी एल इंटू साइन थीटा, और थीटा का 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ठीक। और तुम ध्यान रखना, जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है ना, ये वाली वैल्यू, ये होती है, सुनना ध्यान से, ये होती है 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर ये ऐसा हुआ तो मेरा फोर्स आ गया आई इंटू बी इंटू एल, आई इंटू बी इंटू एल। अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है, तो वहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, है ना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जिस वजह से आता है एफ बराबर आई इंटू बी इंटू एल। होप समझ में आ गया होगा। करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ, तुम्हारे एग्ज़ाम में इसी फॉर्मूले पर ना जाने के कईयों बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, साइन 90 की वैल्यू पर। तो अगर साइन 90 की वैल्यू है तो फिर ये बनता है बराबर आई बी एल। और एक और बात सुनना, नोट पॉइंट लगा लेना, नोट पॉइंट लगा के एक और बात सुन जाओ। नोट क्या है? सुनना, इस सिचुएशन में जब साइन थीटा 90 डिग्री है, इस सिचुएशन में पता क्या होता है? इस सिचुएशन में क्या होता है, जो फोर्स होता है ना, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, वो मैक्सिमम होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम। ये बात समझना, अगर मेरा साइन 90 डिग्री, अगर मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर थीटा बराबर 90 डिग्री, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उस कंडीशन में मेरा करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये भी बात याद रखना, मतलब इससे ज़्यादा करंट, इससे ज़्यादा फोर्स और किसी एंगल पे नहीं लगता है। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आओ जल्दी से देख लेते हैं कुछ छोटा सा टॉपिक, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको देख लेते हैं जल्दी से, सुनना ध्यान से। अभी क्या पढ़ा तुमने? अभी पढ़ा तुमने एफ बराबर बी आई एल पढ़ा, है ना। तो यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, तो लिख दूँगा बी इक्वल्स टू एफ अपॉन आई इंटू एल, लिख सकता हूँ। अब तुम जानते हो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, है ना, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। आया समझ में? नहीं आया? तो इसको हम बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को बोला जाता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्या कहते हैं?
मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं? न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोलते हैं। ठीक, और थोड़ा नेक्स्ट पेज समझाता हूँ। यहाँ रखता हूँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को, ज़्यादा सेंटर पे आ गया। ये रखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। अब इसके बारे में समझते हैं, इसकी यूनिट क्या क्या है। इसकी एक यूनिट जो तुम्हें अभी मैंने डिराइव करके बताई है ना, वो आती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक तो यूनिट ही हो जाती है, एक यूनिट इसकी और होती है, सुनना ध्यान से। इसको एक को बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसी को, अरे यही सब आपस में नाम है ना, कहीं पे वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, तो कहीं पर न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोलते हैं, तो कहीं पर बोल देते हैं इसको, कहीं पर इसको बोल देते हैं बेटा टेस्ला। क्या कह देते हैं? टेस्ला बोल देते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स। एक यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर। अरे वही सब एक ही है, मतलब अलग अलग मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इसी को बोलते हैं टेस्ला। कभी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, कभी यूनिट को बोल देते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, और कभी बोल देते हैं टेस्ला। होप तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना? तो अगर